Hello, this is Ghanshyam Dutt Sharma, Assistant Professor, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजगढ़ अलवर। बच्चों कैसे हो? मुझे आशा है आप अपने परिवार के साथ में सकुशल होंगे और रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो बड़े धूमधाम के साथ अपने परिवार के साथ आनंद मंगल के साथ में मनाया होगा। हम पुनः आते हैं क्वांटम केमिस्ट्री पर और आज हम चर्चा करेंगे कॉम्पटन इफेक्ट की। कॉम्पटन ने बताया कि निश्चित तरंगदैर्घ्य के एक वर्णीय एक्स किरणों को प्रकीर्णित करने वाले द्रव के नमूने पर डाला जाता है और जब उसका एक्स किरण स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा प्रकीर्णन विकिरणों की तरंगदैर्घ्य और आपतित विकिरणों की तरंगदैर्घ्य की तुलना की जाती है तो प्रकीर्णित विकिरणों की तरंगदैर्घ्य आपतित विकिरणों की तरंगदैर्घ्य से अधिक हो जाती है, अर्थात प्रकीर्णित होने के पश्चात में तरंगदैर्घ्य के मान में वृद्धि हो जाती है जबकि आवर्ती कम हो जाती है। और इन कम आवर्ती की रेखाओं को कॉम्पटन रेखाएं या कॉम्पटन लाइंस कहते हैं और इस परिघटना को कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं, अर्थात तरंगदैर्घ्य में जो कमी होती है इसको कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं और इसे कॉम्पटन विस्थापन डेल लैम्ब्डा से व्यक्त करते हैं। कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या के बारे में अगर चर्चा करें तो जब कोई अपर्याप्त ऊर्जा वाला फोटोन किसी दृढ़ इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो इस प्रक्रम में फोटोन की ऊर्जा में कमी आती है। जो फोटोन टकराएगा उसकी ऊर्जा में कमी होगी क्योंकि ऊर्जा का कुछ अंश वो इलेक्ट्रॉन को देकर स्वयं सभी दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाता है। इस फोटोन की मूल ऊर्जा hν प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन तथा प्रकीर्णित फोटोन में बढ़ जाती है। प्रक्षेपित ऊर्जा से प्रकीर्णित कोण थीटा निर्धारित होता है। देखिए इस डायग्राम में मोनोक्रोमेटिक एक्सरे लाइट आ रही है स्लिट से होकर के और एक ये इलेक्ट्रॉन जहाँ टारगेट इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है उस पर ये फोटोन आके टकराता है। आने वाले फोटोन को इंसिडेंट फोटोन कहते हैं और इस फोटोन की ऊर्जा E=hν है और इसका मोमेंटम संवेग hν/c है। जब इलेक्ट्रॉन से टकराता है टकराने के पश्चात ये फोटोन भी स्कैटर हो जाता है और इलेक्ट्रॉन भी रिकॉइल हो जाता है और ये एक्स अक्ष के साथ फोटोन स्कैटरिंग एंगल थीटा बनाता है जबकि इलेक्ट्रॉन फाई कोण बनाता है। इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो E0=m0c² और इसका प्रारंभिक मोमेंटम 0 है। जब फोटोन इससे टकराता है तो इसको एनर्जी देता है। एनर्जी ग्रहण करने के बाद में इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E=mc² तथा मोमेंटम mv हो जाता है तथा फोटोन ऊर्जा देने के बाद में फोटोन की ऊर्जा E'=hν तथा मोमेंटम hν'/c हो जाता है। तो ये एक सामान्य डायग्राम है जिससे अपन कॉम्पटन इफेक्ट की चर्चा करेंगे। कॉम्पटन प्रभाव को समझने के लिए अपन ने देखा कि hν ऊर्जा का फोटोन जिसका संवेग hν/c है m0 द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉन से टकराता है। टक्कर के फलस्वरूप एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है। इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक तथा अंतिम 0 एवं p है। माना कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा mc² तथा संवेग mv हो जाता है जो एक्स अक्ष के साथ फाई कोण बनाता है। कॉम्पटन ने फोटोन एवं इलेक्ट्रॉन टक्करों को पूर्ण तथा प्रत्यास्थ मानते हुए ऊर्जा संरक्षण के नियम का उपयोग कर
तरंग दैर्ध्य में विस्थापन ज्ञात किया जो निम्नानुसार है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार टक्कर से पूर्व ऊर्जा और टक्कर के पश्चात ऊर्जा h न्यू फोटोन की ऊर्जा प्लस m0 c² इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इजकल टू h न्यू डैश फोटोन की ऊर्जा प्लस mc² इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। संवेग संरक्षण के अनुसार आपतित फोटोन की दिशा में प्रारंभिक संवेग इजकल टू टक्कर के बाद संवेग। अब देखिए दो अक्ष है, एक्स अक्ष घटक के साथ में जो संवेग है टक्कर से पूर्व वो है फोटोन का संवेग h/c प्लस इलेक्ट्रॉन का संवेग 0 इजकल टू फोटोन का संवेग टक्कर के पश्चात x अक्ष के साथ h/c cos थीटा प्लस mv cos थीटा फाई इलेक्ट्रॉन का संवेग। y घटक के साथ में चूंकि y घटक में कोई गति नहीं है टक्कर से पूर्व फोटोन की भी, तो इसलिए फोटोन का भी संवेग y घटक के साथ में 0 होगा और इलेक्ट्रॉन का तो पहले से ही 0 है। इजकल टू टक्कर के पश्चात y घटक के साथ में h/c साइन थीटा माइनस mv साइन फाई। ये दोनों अक्षों के साथ टक्कर से पूर्व और टक्कर के पश्चात संवेग हैं। समीकरण 2 व 3 को व्यवस्थित किया जाए तो ये नई इक्वेशन प्राप्त होती हैं। mvc cos फाई इजकल टू h ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू डैश cos थीटा। इक्वेशन 2 का रीअरेंज है और इक्वेशन 3 का रीअरेंज करते हैं तो mvc साइन फाई इजकल टू h न्यू डैश साइन थीटा प्राप्त होता है। उपर्युक्त दोनों समीकरणों को जोड़ दिया जाए तो हमें न्यू इक्वेशन जो प्राप्त होगी वो होगी, अब जोड़ने से पूर्व उसका वर्क करना होगा तो वर्क करके जोड़ना है तो m² v² c² ब्रैकेट साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई ये एक साइड का इजकल टू h² ब्रैकेट न्यू स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश कोस थीटा प्लस न्यू डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चूँकि ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई इजकल टू 1, तो अपने को प्राप्त होगा m² v² c² और इजकल टू में h² v² माइनस 2v डैश कोस थीटा प्लस v डैश स्क्वायर। समीकरण 1 से रीअरेंज किया जाए तो mc² इजकल टू h न्यू माइनस न्यू डैश प्लस m0 c²। ये इक्वेशन फर्स्ट के रीअरेंज करने से प्राप्त हुई है। इस इक्वेशन का वर्क कर दिया जाए mc² इजकल टू h न्यू माइनस न्यू डैश प्लस m0 c² का अगर वर्क कर दिया जाए तो इक्वेशन प्राप्त होगी m² c⁴ इजकल टू h²। देखिए इसमें राइट हैंड साइड में 2 हैं, अगर h ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू डैश ब्रैकेट इस पूरे पद को a मान लें प्लस m0 c² को b मान लें तो ये कह रहा है स्क्वायर करने पर तो a प्लस b का होल स्क्वायर किया जाता है तो इस का जो एक्सपेंशन होता है a² प्लस 2ab प्लस b² होता है। तो इसी फॉर्मेट में जब इसको खोलते हैं तो h² न्यू माइनस 2 न्यू डैश प्लस न्यू डैश स्क्वायर प्लस 2h न्यू डैश m0 c² प्लस m0 स्क्वायर c⁴ ये इक्वेशन प्राप्त होती है। समीकरण 4 को समीकरण 5 में से घटाने पर, सॉरी समीकरण 9 नहीं है, क्रम संख्या इसमें 5 है।
तो जब इसको घटाते हैं तो अपने को जो इक्वेशन प्राप्त होगी वो होगी एम स्क्वायर सी स्क्वायर ब्रैकेट सी स्क्वायर माइनस न्यू स्क्वायर इजकल टू -2h स्क्वायर न्यू नो डैश ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश m0 सी स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर सी की पावर 4। ये इक्वेशन अपने को प्राप्त होती है जब समीकरण 5 में से समीकरण 4 को घटा दिया जाता है। क्योंकि हमें पता है कि सापेक्षवाद के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान m तथा उसके विश्राम द्रव्यमान m0 में निम्न प्रकार से संबंध होता है। m इजकल टू m0 अपॉन रूट 1 माइनस न्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। जब इक्वेशन 7 को रीअरेंज करते हैं और इसका वर्क करते हैं, वर्क करके व्यवस्थित करते हैं, तो m स्क्वायर इजकल टू m0 स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वेशन 8 प्राप्त होती है। इक्वेशन 8 में से m स्क्वायर का वैल्यू समीकरण 6 में रखने पर तो हमें जो नई समीकरण प्राप्त होगी वो होगी 0 इजकल टू -2h स्क्वायर न्यू डैश 1 माइनस कोस थीटा प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश m0 सी स्क्वायर। इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो फाइनल इक्वेशन अपने को ये प्राप्त होती है c अपॉन सी डैश माइनस c अपॉन न्यू इजकल टू h अपॉन m0 c 1 माइनस कोस थीटा। c अपॉन न्यू इजकल टू होता है लैम्बडा, तो लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा इजकल टू डेल लैम्बडा और इजकल टू h अपॉन m0 c 1 माइनस कोस थीटा। इक्वेशन 9 प्राप्त हो जाती है। अतः तरंग दैर्ध्य लैम्बडा डैश सदैव आपतित विकिरणों की तरंग दैर्ध्य लैम्बडा से अधिक होती है। इसके अतिरिक्त डेल लैम्बडा जिसे हम तरंग दैर्ध्य विस्थापन कहते हैं उसको डेल लैम्बडा इजकल टू 2h अपॉन m0 c साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस कोस थीटा इजकल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो इस फॉर्मेट में लिखने से अपने को ये इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। और डेल लैम्बडा को कॉम्पटन विस्थापन कहते हैं इक्वेशन 10 में, और डेल लैम्बडा की वैल्यू 2h अपॉन m0 c साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। अतः प्रकीर्णन विकिरण की तरंग दैर्ध्य हमेशा विकिरण की तरंग दैर्ध्य से अधिक होती है। डेल लैम्बडा का मान प्रकीर्णन के कोण पर निर्भर करता है। ये पदार्थ की प्रकृति एवं आपतित विकिरण की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर नहीं करता है। डेल लैम्बडा का मान केवल किस पर निर्भर करता है? प्रकीर्णन के कोण पर। पदार्थ की प्रकृति और आपतित विकिरण के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर नहीं करता है। यदि थीटा इजकल टू 0 आपतित एवं प्रकीर्णित विकिरण एक दूसरे के समांतर दिशा में हो तो डेल लैम्बडा इजकल टू 2h अपॉन m0 c और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का वैल्यू 0 होगा, तो टोटल डेल लैम्बडा इजकल टू 0। प्रकीर्ण विकिरण की तरंग दैर्ध्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि थीटा इजकल टू 90 डिग्री अर्थात आपतित एवं प्रकीर्णित विकिरण लंबवत दिशा में हो तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इजकल टू साइन स्क्वायर 45 डिग्री और 1/√2 का स्क्वायर इजकल टू 1/2। डेल लैम्बडा इजकल टू 2h अपॉन m0 c इंटू 1/2 इजकल टू h अपॉन m0 c, अर्थात साइन स्क्वायर 45 डिग्री एंगल की वैल्यू 1/2 इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो अपने को डेल लैम्बडा इजकल टू h अपॉन m0 c प्राप्त होता है। और जब h अपॉन m0 c की वैल्यू रखते हैं तो h का मान 6.623 इंटू 10 की पावर माइनस 27 और अपॉन 9.10 इंटू 10 की पावर माइनस 28 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 10, तो ये वैल्यू आती है 0.0242 एंगस्ट्रम। इसका प्रायोगिक मान 0.0236 एंगस्ट्रम आता है, जो उपरोक्त मान से काफ़ी सीमा तक मेल खाता है।
आपतित विकिरण की लंबवत दिशा में प्रकीर्णन के लिए इस स्थिर मान को इलेक्ट्रॉन का क्वांटम तरंगदैर्ध्य या क्वांटम तरंगदैर्ध्य कहते हैं। तीसरे नंबर पर यदि थीटा इजकल टू 80 डिग्री हो, अर्थात आपतित एवं प्रकीर्णित विकिरण एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इजकल टू वैल्यू 1 होता है। और ये वैल्यू इक्वेशन डे लैम्बडा इजकल टू 2h अपॉन m0c साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 में रखते हैं, तो वैल्यू निकल के आती है 0.0484 एंगस्ट्रम। उक्त मान से स्पष्ट होता है कि थीटा के मान में जितनी वृद्धि होगी उसी अनुपात में डेल लैम्बडा के मान में वृद्धि होगी। तो इससे ये सिद्ध होता है क्वांटम इफेक्ट में कि थीटा के मान पर ही प्रकीर्णित विकिरण की तरंगदैर्ध्य निर्भर करती है, वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक्स।